Okay, so we are going to start second part of our subject. तो इसमें ना आप डर जाओगे थोड़ा सा, बहुत सारे इंटरलिंकिन साइटोकाइंस, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, पता नहीं बहुत सारे। तो वो फिर याद करने में दिक्कत होगी, तो अपने माइंड को ना आपने इनमें उलझाना ही नहीं है। एंड पे मैंने एक रिकैप स्लाइड बनाई है कि आपने याद क्या करना है, बस। ठीक है, अभी आपने एज ए स्टोरी सुनना है, नॉट एज ए स्ट्रेस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद था, हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ी थी और सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी पढ़ी थी ना। इसका कंपैरिजन जस्ट वी शुड रिवाइज। बिफोर दिस वी शुड रिवाइज द कंपैरिजन क्विकली। हमने जो इम्यून सेल्स पढ़े थे, हम उनकी थोड़ी मोर स्पेसिफिक बातें याद कर लेते हैं। जो ये फैगोसाइट्स होते हैं ना, आपको पता ना, ये हर चीज खा जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, जो भी चीज बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, हमारे फैगोसाइट्स अच्छे हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देते, तो क्या करते हैं, ये खा जाते हैं उनको। ठीक है, तो हमने कहा था बेन फैमिली। आप बेन फैमिली याद करें, जिसमें ग्रेन्यूल्स थे, मतलब बी से बेजोफिल्स, ई से इयोसिनोफिल्स और एन से न्यूट्रोफिल्स। बेन फैमिली, इसको ग्रैंड फैमिली बोलते हैं या बेन फैमिली बोल ले। बेसिकली बेन फैमिली है ग्रेनुलोसाइट फैमिली। तो जो ग्रैंड टीम है ये बेन फैमिली है, ठीक है। बस अब आपने बेन फैमिली ग्रैंड टीम याद रखनी है, डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स, क्योंकि बाकी जो भी इम्यून सेल्स हैं वो तो अपोजिट ही हो गए ना। आप हमेशा एक चीज याद रखा करें, और आज के सेशन में तो आपने याद ही एक चीज रखनी है, क्योंकि जो दूसरी चीज है वो उसकी अपोजिट है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी देखेंगे, तो हम एक याद करेंगे, दूसरा हमने याद ही नहीं करना, वो इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो हमने याद किया ग्रैंड टीम की जो फैमिली है वो बेन फैमिली है, और बेन फैमिली में ग्रेन्यूल्स हैं, इन सब के अंदर ना दाने दाने से हैं, ये सारे ग्रेन्यूल्स हैं। तो जो इम्यून सेल्स ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो बेन फैमिली है, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ओके। फैगोसाइट्स का बेसिक काम क्या था? दे आर प्राइमरी फंक्शन था टू इनगल्फ हार्मफुल थिंग्स। अब आप देखें डेंड्रिटिक सेल्स क्या होते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं वो एक एडिशनल फैगोसिटिक सेल्स हैं, जो निकलते मोनोसाइट से हैं। मैंने बोला था ना, ये फैगोसिटिक सेल्स बेसिकली मोनोसाइट से निकलते हैं, और इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो डेंड्रिटिक सेल है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका होता है कि काम है कि ये कैप्चर करके प्रोसेस करे, और ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो हार्मफुल हैं, इनको टी सेल के सामने पेश करते कि ये आ गए, आप इन पे हमला कर लें। ठीक है, तो डेंड्रिटिक सेल्स बेसिकली आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोनोसाइट्स हैं, या फैगोसिटिक सेल टाइप है इनका। जो बोन, जो मैरो में हमने माइलाइड और लिम्फाइड पढ़े थे ना, प्रोगनेटर, तो ये बेसिकली लिम्फाइड लीनिएज से निकले हैं। इससे ज्यादा याद नहीं करना कि डेंड्रिटिक सेल्स हैं क्या है, बस ये यही है। और इनका काम है एंटीजीन्स को प्रेजेंट करना फॉर टी सेल्स। तो ये बेसिकली एपीसीज है, तो एपीसीज भी यही है, डेंड्रिटिक सेल्स भी यही है। ओरिजिन इनका मोनोसाइट्स है या फैगोसिटिक एक्टिविटी है, तो दे आर नॉट डिफरेंट नेम। अब पूरे टेक्स्ट में आप इधर उठा के पढ़ेंगे, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता है कि बात एक ही बंदे की हो रही है। ठीक है, तो डेंड्रिटिक सेल्स आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, अदर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अपार्ट फ्रॉम डेंड्रिटिक सेल्स कौन से हो सकते हैं? वो बी फैमिली से भी हो सकते हैं, बी सेल्स से भी हो सकते हैं, और अदर टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं। बट डेंड्रिटिक भी एक बेसिकली इसका जो बिहेवियर है वो मैक्रोफेजी की है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, बस इसको छोड़े। ओके, अभी हमने पार्ट ए में पढ़ा था कि कुपर सेल जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस हैं, दे ये लिवर के होते हैं, किडनी के अपने हैं, ब्रेन के अपने हैं, बोन के अपने हैं, लंग के अपने हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है कि प्लेसेंटा में कौन से हैं? होप फॉर सेल्स। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। बाकी बहुत सारे हैं तो पूरी एलर्जी के हैं, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेसेंटा में होप फॉर सेल्स। किडनी के हम कर चुके हैं, मेसेंजियल सेल्स हैं। ठीक है, बोन की हम बोन मैरो के हमने नहीं, बोन के कर सके ऑस्टियोक्लास्ट है। ठीक है, और किडनी के मेसेंजियल थे, लिवर के कुप्फर थे, पेरिटोनियम के पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस हैं पेयर पैचेस में, लाइजोमैक है, स्किन मिकोजा में लेंगरहेंस है।
ठीक है, दैट ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बेशक छोड़ दें, वो हमारी स्पेशलिटी से ओरिएंटेड नहीं है। तो न्यू 3 चीजें हमने पढ़ी। स्किन मिकोजा में लैंगरहैंस सेल्स हैं जो बेसिकली मैक्रोफेजिक इंजन की एक्टिविटी है। प्लेसेंटा में अगर कोई मैक्रोफेजिक सेल है उसका नाम है होफ बार सेल्स, ठीक है। और ओके, मैंने इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेट कर दिया है जो कि आपने याद करने हैं, ये वाले, ठीक है। जस्ट ऐड देम इन प्लेसेंटा, इसमें ऐड कर लेते हैं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। प्लेसेंटा के बड़े काम है आगे, ठीक है। प्लेसेंटा, अब मैंने बोला था ना फॉरेन बॉडी है, अब ये जब इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम में तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी है एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो तो रिजेक्ट कर देगा, तो फिर इसका मतलब है प्रेगनेंसीज हुई ना। तो नेचर की तरफ से प्रेगनेंसीज में कुछ चीजें अप रेगुलेट होंगी और कुछ डाउन रेगुलेट होंगी ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। और जहां इम्प्लांटेशन खराब होती है वहां फिर मसले भी आएंगे, ठीक है, वो हम डिजीजेस में देख लेते हैं। तो ये सेकेंड टेबल थी। फिर हमने कहा कि मैक्रोफेजीज में डेंड्रिटिक सेल्स किए, फिर वेरियस टाइप ऑफ मैक्रोफेजीज एट वेरियस साइट्स किए। इसके अलावा ये जो मैक्रोफेजीज होते हैं दे आर लॉन्ग लिव्ड, दे बाइंड टू द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विया देयर एफसी रिसेप्टर्स, इनकी बाइंडिंग एफसी रिसेप्टर्स पे ही होती है, ठीक है। और फिर वो उस मैक्रोफेज ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और इस चीज को हेल्प करते हैं टी सेल्स या एंटीजन, और टी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो बेसिकली खा जाते हैं, उसमें होल हो जाता है और फिर ये उसके अंदर चले जाते हैं और वो उसको फिर इनगल्फ कर लेते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इसी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हो जाती है, जैसे सार्कोइडोसिस और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ओके, और इसी वजह से टीबी और सार्कोइडोसिस में मैक्रोफेजिस इसकी पैथोलॉजी का एक हाल मार्क होता है। न्यूट्रोफिल्स की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रोफिल के इसके न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है, मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इम्यून सेल्स जो थे ना वो न्यूट्रोफिल्स ही थे, ठीक है। और कोई चीज इसमें खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बट न्यूट्रोफिल्स की जो लाइफ है वो थोड़ी शॉर्ट है, जो मैक्रोफेजेस है उनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग है। तो न्यूट्रोफिल्स लिव ओनली फॉर फ्यू डेज। ओके, ये न्यूट्रोफिल्स है, ये भी इनका काम भी यही है कि ये जो है पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी है और बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, दे ऑल आर वेज अवेलेबल, अबंडेंट है बट शॉर्ट लिव्ड है। ओके, सो मास्ट सेल्स कहाँ होते हैं? स्किन मिकोजा में होते हैं, ठीक है। और मास्ट सेल्स के साथ हमने पढ़ा था कि ये जो है हमारी इम्यूनिटी जो है, एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज ई आती हैं इनमें, हिस्टामिन रिलीज हो जाते हैं एक्टिवेशन से। ओके, बस ये ऐसी तस्वीरें लगाई हुई हैं, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो चीज इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, इसिनोफिल्स में पैरासाइट्स के अटैच हो जाते हैं, इंसेक्ट्स के खिलाफ इस रिएक्शन शो करते हैं। जब भी इंसेक्ट बाइट होती है तो जो लिकोसाइट ज्यादा होते हैं या अबंडेंट होते हैं वो इओसिनोफिल्स होते हैं। और इनकी एक्टिवेशन से क्या होता है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं व्हिच एक्चुअली एम्प्लीफाई द इम्यून रिस्पांस। ओके, साइटोटॉक्सिक सेल्स अगेंस्ट किसी इंफेक्शन के अगेंस्ट हो सकते हैं, किसी ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट हो सकते हैं। अभी ये बातें आ गई, ये सिर्फ स्टोरी चल रही है अभी तक। फिर जस्ट रिवाइज दैट ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी होती है, एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है। जो सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी है ये अगेंस्ट है एंडोजिनस एंटीजेंस के, ठीक है। आप अब मुझे बताएं, अगर प्लेसेंटेशन अच्छी होनी है तो आप चाहते हैं सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी अच्छी हो? क्या आप चाहते हैं? मतलब अगर आपने अच्छी इम्प्लांटेशन करनी है तो अगर सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी अच्छी हुई वो तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द एंडोजिनस एंटीजेंस, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं प्रेगनेंसी में? हम इसको नहीं चाहते, हमें ये डाउन रेगुलेट करनी है। हम चाहते हैं प्रेगनेंसी में ह्यूमरल अपलिफ्ट हो, ये अप रेगुलेट हो, ठीक है। अच्छा, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो एक्सोजिनस एंटीजन के खिलाफ है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हैं
बाहर के इन्फेक्शन हम नहीं चाहते वो प्लेसेंटा क्रॉस करें और इसके इंटरफेस खराब करके बच्चे में जाए। तो अगर जितनी अच्छी ह्यूमरल इम्यूनिटी है उतनी अच्छी बात है कि बाहर के एंटीजेंस हमला नहीं करेंगे। और ये ना हो कि अपने ही सेल इसके खिलाफ हो जाएं, हमारे एंडोजेनस एंटीजन के खिलाफ, मैटरनल जो पार्ट है फीटस का उसके खिलाफ हो जाए, बिकॉज इट इज हैविंग सम पैटर्नल टिश्यू एज वेल, पैटर्नली ड्राइव्ड सेल्स एज वेल। तो हम ये चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा हो कि जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से अपोजिट हो, ताकि एक फॉरेन बॉडी, एंडोजेनस फॉरेन बॉडी इम्प्लांट हो सके। तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम, डाउन रेगुलेट, और ह्यूमरल इम्यूनिटी अप रेगुलेट। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था सेल इम्यूनिटी में सी होता है, तो इसमें कौन से हमारे सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। ठीक है, TH1 होते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या कम होगा, TC और TH1 कम होगा ना, बिकॉज हमें नहीं चाहिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो सी से साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी, ठीक है, TH1। तो ये सब जो है प्रेगनेंसी की में डाउन हो जाएंगे, एंडोजेनस एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन कम हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर 1 सेल्स वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और जो बी सेल्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से ये जो बी सेल्स हैं, हमने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे कि मेमोरी सेल्स बनाते हैं, ये ज्यादा नहीं हो जाते अगर पहले से एक्सपोजर हुआ हो। रिसर्च इम्यूनाइजेशन प्रायर टू प्रेगनेंसी में तंग नहीं करती, व्हाई इट बिकम्स गिफ्ट ऑफ टाइम, क्योंकि प्रेगनेंसी में ही जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, टी हेल्पर 2 सेल्स ज्यादा हो जाती हैं। वो सारी बीमारियां जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के ज्यादा होने से ज्यादा होती हैं वो प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाएंगी। जैसे SLE है, SLE बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी की सपोर्ट पे काम करती है, तो प्रेगनेंसी में SLE का क्लियर हो जाता है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, इसका काम क्या है, इसका ये करता है TH1 के थ्रू काम, साइटोटॉक्सिक के थ्रू काम, वो प्रेगनेंसी में वैसे ही कम हो रहा है। तो क्या होगा प्रेगनेंसी में, रूमेटॉइड एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। वेटिंग, क्लियर है। ओके, तो प्रेगनेंसी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बेस पे जो भी डिजीजेस हैं वो सब की सब कम हो जाएंगी। ठीक है, और प्रेगनेंसी में जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है या बी सेल्स हैं या हेल्पर 2 सेल्स हैं या वो सारी बीमारियां जो इसकी बेस पे काम करती हैं जैसे SLE, सारी ज्यादा हो जाएंगी। चले मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो बेसिकली हमने पढ़ा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में हेल्पर 2 सेल्स ज्यादा है। ठीक है, अब आपने याद करना है इसके साथ जो है ना कौन सा MHC बनता है। MHC कोई चीज है, अभी आपको मैं पढ़ाती हूँ, बट इसके साथ 1 है। MHC मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कोई प्रोटीन्स का एक सेट है जो कि कोई भी वेट कर रहा होता है, कोई भी ट्रिगर आए तो ये जो है ना कैस्केड बनाए, एक्टिवेट हो, उसके खिलाफ रिएक्शन शो करे। तो जो 1 है ना उसके साथ जो साइटोकाइन आएगा वो CD8 है। हमने क्या करना है, हमने सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को ना एक जैसा नंबर देना है। तो 1 into 8 8, 2 into 4 8। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि MHC1 में CD8 सेल्स हैं। ये सिर्फ एक निमोनिक बता रही हूँ। हाउ यू विल रिमेम्बर कि जो ये जो हमारी लाइक MHC1 और CD8, मतलब जब भी MHC1 आएगा ना वो CD8 के साथ आएगा। ठीक है, इसके साथ 2 आएगा तो फिर तो ये 16 बन जाएगा, हमारा तो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो 2 हमेशा 4 के साथ आएगा, बस याद रखें 2 हमेशा 4 के साथ आएगा, 1 हमेशा 8 के साथ आएगा। अब डिटेल पढ़े। ठीक है, अब डिटेल ये है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में हेल्पर 2 सेल ज्यादा थे। ठीक है, इनके एक्टिवेट होने से इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स एक्टिवेट होते हैं और ये सक्रिएट करते हैं 4, 5 and 13 इंटरल्यूकिन्स। अब थोड़ा हैवी हो रहा है माइंड, बट नो वरीज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बोला ना, मैंने एंड पर इसका रिकैप बना दिया। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि ये जो 4 इंटरल्यूकिन्स हैं ये प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में प्रेगनेंसी में ज्यादा होना है ना।
तो इंटरल्यूकिन 5 ज्यादा हो जाएगा और 13 ज्यादा हो जाएगा, और साथ ही हेल्पर 2 सेल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और जो CD इसके साथ आएगा वो CD4 है, ठीक है। ये भी आगे बताती हूँ। अच्छा, सेलुलर इम्यूनिटी में हमने बोला था कि जो T सेल्स हैं वो हेल्पर 1 है, ठीक है, ये कम हो गए। और अगर सेलुलर इम्यूनिटी अच्छी है तो इससे क्या एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेजेस, किलर T सेल्स एंड B सेल्स। अब अगर किलर T सेल्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी ना, तो इसलिए प्रेगनेंसी में किलर T सेल्स कम हो गए, ठीक है। अच्छा, वैसे बाय द वे सेलुलर इम्यूनिटी क्या सिक्रीट करती है, इंटरफेरोन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 2। अब बहुत सारे इंटरल्यूकिन आने वाले हैं, भरी पड़ी है इम्यूनोलॉजी, बट आपने ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी को याद रखना है कि प्रेगनेंसी में हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रेगनेंसी में क्या बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं ना, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बस अगर आप यही याद कर लें तो फिर जो भी इंटरफेरॉन गामा 2 और अल्फा है वो अल्टीमेटली सेलुलर इम्यूनिटी से ज्यादा होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ओके। अब हम पढ़ते हैं दूसरी स्लाइड, ठीक है। फंक्शन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स, जितनी हमने बात की इंटरल्यूकिन 2, 14, गामा, बीटा, ठीक है। तो इसका रोल ये है कि लिम्फोसाइट मेंबर ऑफ द ये इनेट इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, यूज परफोरिन एंड सर्टेन और ग्रैंस एंजाइम्स टू इंड्यूस एपोप्टोसिस, ताकि वो जो इन्फेक्शन है वायरस उसको खत्म कर दे। ये एक्टिव होते हैं बाय इंटरल्यूकिन 2, 12, इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, और ये प्रेगनेंसी में कम पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर इंड्यूस्ड टू किल व्हेन एक्सपोज्ड टू अ नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन सिग्नल ऑन टारगेट सेल, ठीक है। और इनका ताल्लुक है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 से। आल्सो किल्स एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, CD16 समथिंग लाइक दैट बाइंड्स विद FC रीजन, ठीक है। और इसके साथ ये नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मेजर फंक्शन जो है बी और टी सेल का, बी सेल विद कम्स विद ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी सेल्स कम विद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जो कि हमने कहा है ह्यूमन बनता है प्रेगनेंसी में, तो ये अपलिफ्ट हो जाती है, अप रेगुलेट हो जाती है। ये क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को। इसके बाद ये इसमें एक हाइपर म्यूटेशन हो जाती है जो कि उस जो एंटीजन की स्पेसिफिसिटी को ऑप्टिमाइज कर देती है, और उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ठीक है, इनटू द प्लाज्मा सेल्स। और फिर हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, दे मेंटेन देयर मेमोरी एज वेल। और प्रेगनेंसी में मेमोरी सेल ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ तक तो सही था। अब टी सेल्स क्या है, टी सेल में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, either through CD4 T cells or through CD8 T cells. अब बहुत सारे CD cells हैं, but you just remember 2 CD cells, CD4 and CD8. CD4 T cells help actually B cells to make antibodies, ठीक है, and produce cytokines to recruit phagocytes and activate other leukocytes. एंड CD8 क्या करता है, ये किल करता है वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल्स वाया सम परफोरिन एंड वाया सम एंजाइम्स, ठीक है। इसके अलावा डिलेड सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी भी टाइप 4 भी टी सेल्स के साथ है। इसके अलावा एक्यूट एंड क्रॉनिक सेलुलर ऑर्गन रिजेक्शन भी इसके साथ है। तो हाउ विल रिमेंबर वेरियस टाइप ऑफ CD8 सेल्स इन कंपैरिजन विद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आपने रूल ऑफ 8 याद रखना है, ठीक है। 2 के साथ CD4 आएगा, 1 के साथ CD8 आएगा। 1 into multiply 8 8 and 2 into multiply 4 8। तो हमेशा 2 के साथ CD4 आएगा, हमेशा 1 के साथ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के साथ CD8 आएगा, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, करेंटली आई नो यू आर नॉट मेकिंग माइंड के ये MHC कहाँ से आ गई, आई कैन अंडरस्टैंड। जस्ट रिमेंबर कि 1 के साथ 8 है, 2 के साथ 4 है, ठीक है, और ये सारे टी सेल्स के साथ है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, नो नीड, नो नीड, नो नीड। अब आप आ जाए, इनकी हर जो इंटरलिंक्ड है इसका एक फंक्शन है।
इंटरल्यूकिन 1 का एक फंक्शन है, 2 का एक फंक्शन है, 4 का एक फंक्शन है, 10 का एक फंक्शन है, 12 का एक फंक्शन है। अभी इसको रट्टा ना मारें। अभी आप ये याद रखिए बेसिकली प्रेगनेंसी में कौन से इंटरल्यूकिन ज्यादा हो रहे हैं, और जो इंटरल्यूकिन प्रेगनेंसी में ज्यादा हो रहे हैं सिर्फ हम उनका फंक्शन देख लेंगे और बाकी वो चीजें होंगी उसके अपोजिट। ठीक है, सो दैट्स वी आर आल्सो स्किपिंग इट। प्लेसेंटल डेवलपमेंट और उसका फंक्शन का जो मेन मकसद है वो ये है कि मिनिमाइज द चांस ऑफ प्लेसेंटा बीइंग अटैक्ड and how up regulating the humoral immunity up और इसमें जो है ताकि वो इन्फेक्शन को कम्बैट करे। ठीक है, सो ये अब एक पहली काम की स्लाइड है जो अब आपको देखनी है। ठीक है, इफ समवन इज नॉन प्रेग्नेंट क्या हो रहा है, और इफ समवन इज प्रेग्नेंट तो ये क्या हो रहा है। और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, प्रीक्लेम्शिया वाली प्रेगनेंसी नहीं है जो नॉर्मल है। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अनडिफरेंशिएटेड हमारे पास टी सेल्स थे, फिर उनकी डिफरेंशिएशन हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल के हवाले से हमने करनी है। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सी एंडोजेनस रिएक्शन या जो टी सेल्स हैं जो है बेसिकली हेल्पर सेल्स हैं वो 1 है। तो प्रेगनेंसी में हमें नहीं चाहिए ना, तो प्रेगनेंसी में ये कम पड़ जाएंगे। बट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर ये हो तो क्या होगा, पहले ये जो अनडिफरेंशिएटेड एक टी सेल था, ठीक है, ये एक्टिव हुआ ड्यू टू सम फॉरेन इंसल्ट या इंटरनल इंसल्ट। इसने रिलीज किए ये 2 साइटोकाइंस, एक का नाम है इंटरल्यूकिन 12 और एक का नाम है इंटरफेरॉन गामा। इन्होंने एक्ट किया हेल्पर 1 सेल पे। ठीक है, और इन्होंने मजीद अब कैस्केड में क्या होता है, एक चीज एक्टिवेट होती है तो दूसरी एक्टिवेट हो जाती है, फिर तीसरी एक्टिवेट हो जाती है, और हर आने वाला स्टेप पहले स्टेप से ज्यादा इंटेंस होता है। अभी ये 2 थे और यहाँ अभी कितने हो गए हैं, काफी सारे है ना, 2, 3, 8, गामा, अल्फा, दे ऑल आर हाई। और फिर इन्होंने नेचुरल किलर सेल्स को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और हमारी सेल मेडिएटेबिलिटी जो है ना अब बिल्कुल तैयार है, जो हमारे एंडोजिनस दुश्मन है उन पे हमला करने के लिए। लेकिन ऐसे तैयार नहीं हुई, तैयारी तो यहाँ से शुरू हुई थी। 12 और इंटरफेरॉन गामा ने एक्टिवेट किया हेल्पर सेल्स को, हेल्पर ने 2, 3, 8 इसको एक्टिवेट किया, फिर उन्होंने नेचुरल की सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट किया, फिर हमारी सेल इम्यूनिटी जो है ना वो फाइनली प्रिपेयर्ड थी। अगर ये पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट है, बट अगर ये प्रेग्नेंट है तो फिर तो ये वैसे ही डाउन रेगुलेट है, नथिंग इज हेयर, कैन यू सी एनीथिंग हेयर, नो। और फिर इसके अलावा क्या हुआ, सप्रेशन हो गई है हेल्पर 1 सेल की। जब हेल्पर 1 सेल ही नहीं है तो क्या ये नेचुरल किलर सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो क्या हो गया बेसिकली प्रेगनेंसी में, सप्रेशन ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में तो ये बड़ी उछल रही थी ना, अभी चुप कर गई है। ठीक है, बट देर इज ए नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि हमने इसको चुप इसलिए कराया है कि हम चाहते हैं प्लेसेंटा आराम से सरवाइव करे। अगर ये अच्छी होती तो इसने प्लेसेंटा को एज एंडोजिनस एंटीजन कंसिडर करके तबाह कर देना था, और ये होता भी है तबाह। और सारी कंडीशंस जिसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अच्छी है उसमें पुअर प्लेसेंटेशन होती है, प्रीक्लेम्शिया, IUGR, है ना। ओके, अच्छा अब क्या होता है दूसरा हम पढ़ते हैं। अगर ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है हेल्पर और इसको इंटरल्यूकिन 4 आके जगा दे तो फिर कितना मजे की बात है। और इंटरल्यूकिन 4 किस में होता है, बेसिकली प्लेसेंटा में 4 होता है, प्लेसेंटा में 4 के अलावा इंटरल्यूकिन 10 भी होता है। तो ये 4, 10 आके क्या करते हैं, पहले भी इंटरल्यूकिन 4 नेचुरल बॉडी में भी था व्हेन शी वाज नॉट प्रेग्नेंट, और अब ये प्रेग्नेंट है तो मजीद ऑगमेंट हो गया, प्लेसेंटा से भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो हेल्पर 2 सेल्स हैं ये स्विच ऑन हो गए, अप रेगुलेट हो गए। और ये जो सारे रेज्ड हेल्पर 2 सेल्स साइटोकाइंस थे इन्होंने मेमोरी सेल्स बनाए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी की। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि जो एक्सोजिनस इन्फेक्शन थी ना वो भी आउट हो गए, किक कर दिया उनको, जैसे रुबेला और ये CMV। मोस्ट कॉमनली जो टार्च है वो CMV है, तो वो फिर नहीं होते।
अब जिनकी इम्यूनिटी ह्यूमरल कम है तो फिर उनको ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। प्लेसेंटा एक हेल्दी बैरियर है ना, बहुत सारी चीजों को आने नहीं देता, तो वो फायदेमंद भी होती है। तो वो सारे इन्फेक्शन जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं वो तबाही मचा देंगे, जो नहीं क्रॉस कर सकते वो नहीं मचाते। अगर सिफिलिस को जैसे हम बोलते हैं, सिफिलिस हमने रखा हुआ ना कि बुकिंग पे जो पेशेंट भी आएगी हमने सिफिलिस करना है, बिकॉज इसका एक मकसद है। क्योंकि सिफिलिस अगर बुकिंग पे पिक हो गया, प्राइमरी सिफिलिस, और ट्रीट भी हो गया, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिफिलिस क्रॉस ही नहीं करता प्लेसेंटा, नहीं, जान छूट जाती है हमारी। अगर हमने बुकिंग पे सिफिलिस को टेस्ट नहीं किया, टाइमली ट्रीट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? 100% जो है ना बच्चा अफेक्ट होगा, 100%। प्राइमरी सिफिलिस इफ मिस्ड एट बुकिंग, it will affect 100% the fetus. So you can discuss termination as well, like rubella. Okay. So अब यहाँ क्या हुआ? अब देखिए, ये जो हेल्प 4 है, 5 है, 10 है, 13 है, तो प्रेगनेंसी में ये सारे इंटरल्यूकिन ज्यादा नहीं होंगे, बिकॉज ये चले कहाँ से थे? साइटोटॉक्सिक हेल्पर 2 सेल से ना। इनको ट्रिगर किसने किया था? 4 ने किया था। तो इनका जो मास्टर माइंड है वो 4 है। 4 ने ट्रिगर किया हेल्पर 2 सेल्स को, उसने ट्रिगर किया 4, 5, 6 को, फिर 9, 10 को, फिर 13 को। बेसिकली ह्यूमरल हमारी अप्लिफ्ट हो गई। ठीक है, यहाँ हमारी अप्लिफ्ट हो गई। सो तो ओके, सो हम चलते हैं अब काम की बात पर। वो काम की बात है, मैम कुछ परसेंट तो मास्टर एक्टिवेट होंगे ना, कि मास्टर तो फिजिकल एक्टिवेट कर रहा है। guys, आपका क्वेश्चन लेते हैं, बस जस्ट लेट मी टू कंप्लीट दिस कांसेप्ट। देखो, प्रेगनेंसी में हमने कहा क्या था? सेपरेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सप्रेशन ऑफ हेल्पर 1 सेल्स। ठीक है, बट जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के सेल्स हैं, जैसे हेल्पर 2 सेल्स, वो तो रेज हो गए, और या बी सेल्स थे वो रेज हो गए। तो this is a single most important slide for your exam for this topic, कि what is happening in pregnancy। हमने इतनी सारी इम्यूनिटी जो पढ़ी है ना, हमने इसलिए पढ़ी है कि प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है। 1 कम हो रहे हैं, 2 ज्यादा हो रहे हैं, बी सेल ज्यादा हो रहे हैं, प्लेसेंटा से इंटरल्यूकिन 4 और 10 आता है। एसएलई क्यों फ्लेयर होता है? क्योंकि एसएलई जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी की बेस पे काम करता है। ठीक है, इसी वजह से हर्पीज और मलेरिया भी ज्यादा होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक मतलब एक्टिविटी की वजह से काम करता है, या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के फंक्शन पे काम करता है, और इसको फ्लोरिश होने के लिए हेल्पर 1 सेल चाहिए, वो तो है ही नहीं, वो डाउन रेगुलेट हो गया प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो any disease which will be enhanced by cell mediated immunity, it will not enhance in pregnancy, simple thing। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक स्लाइड है जो बड़ी तंग करती है, लेकिन जो काम की बातें थी ना मैं बता दी, इसको बेसिक स्किप करते हैं। ठीक है, तो जस्ट टी सेल्स प्रिकर्सर्स होते हैं, फिर थाइमस में डिफरेंशिएट हो जाती है, CD8 सेल्स और CD4 सेल्स बन जाते हैं। CD4 सेल्स के साथ हेल्पर 2 सेल ही आएगा। ठीक है, और CD8 के साथ हेल्पर सेल 1 नहीं आएगा। तो हेल्पर सेल 1 बेसिकली किस में था? साइटोटॉक्सिक में था ना। तो प्रेगनेंसी में ये कॉम्बिनेशन हमें कम मिलेगा, डाउन रेगुलेट हो जाएगा, और CD4 और हेल्पर सेल्स 2 इसका ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाकी रहने देंगे, पूरी इम्यूनोलॉजी के लिए हमने सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए पढ़ना। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल लेवल ऑफ साइटोकाइंस, और ये एबनॉर्मल लेवल ऑफ साइटोकाइंस है।
ओके, तो ओवेरियन डिसफंक्शन में भी कुछ जो साइटोकाइंस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। स्लाइड के एंड पे मैं दिखा दूंगी, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने पूरे इसमें याद रखना है कि अगर किसी को प्लेसेंटल ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होगी तो जो मेन साइटोकाइन है वो इंटरल्यूकिन 1 है। किसी को पीसीओस होता है तो इसमें कौन सा साइटोकाइन है, IL-6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में जो मेन साइटोकाइन है वो है एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसको VEGF भी बोलते हैं, ठीक है। तो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, जस्ट डू दिस के ओवेरियन इनसफिशिएंसी में IL-1 है, PCOS में IL-6 है और OHSS में VEGF है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी बॉडी है उसमें बैलेंस होना चाहिए ना, ह्यूमरल का भी और ऑब्वियसली सेल मेडिएटेड का भी। अगर ये बैलेंस खराब होगा तो फिर कुछ बीमारियां हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। हर पेशेंट को तो नहीं होता ना PCOS या ओवेरियन इनसफिशिएंसी, तो इसलिए इन्होंने इसको एक वेट स्केल बनाया है। ओके, अब हम आते हैं, हम काफी देर से बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 सॉल्युबल सीरम प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये हमारे हमारे फायदे का है। ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं और जो वेट कर रही होती हैं कि कोई बैक्टीरिया आए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जो हमारे लिए हमारा फ्रेंड नहीं है और हम उसकी जो है ना ऐसी की तैसी करें। और जैसे ही वो आता है ऑर्गेनिज्म, ये ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। C1 प्रोटीन है वो C2 बना देगी, C2 जाके C3 को एक्टिवेट कर देगी, C3 C4 को एक्टिवेट कर देगी, वो 5 को कर देगी टिल C9। ठीक है, तो बेसिकली ये C1 से लेके C9 तक की प्रोटीन्स हैं। इसमें कुछ 5A, कोई 3A, B, C मिलके 20 बना देती हैं। तो ये 20 सारी की सारी सॉल्युबल प्रोटीन्स है और ये आती कहाँ से, लिवर से आती है, लिवर बनाता है ये प्रोटीन। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। कोई चीज किसी को कॉम्प्लीमेंट करती है, ऑगमेंट करती है ना, तो इम्यून सिस्टम को जो कॉम्प्लीमेंट करता है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। ये सेट ऑफ 20 प्रोटीन्स हैं जो लिवर हमारे लिए बनाता है। और ये क्या करती हैं, ये लाइसिस करती हैं, ठीक है। क्या करेंगी, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसकी देखेंगी वो डेवलप्ड है या इनवेलप्ड नहीं है सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसको डैमेज कर देंगे। फिर क्या करेंगी, ऑप्सोनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि कोटिंग कर देंगी फॉरेन पार्टिकल्स की, ठीक है, या उसको टैग कर देंगी, पहचाना जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। फिर ट्रिगर करेंगी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, जो कि एक ब्रिज है बिटवीन एडॉप्टिव एंड इम्यून इननेट इम्यूनिटी। हमने कहा था ना, हम जब पैदा होते हैं तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो बाद में वेरियस एक्सपोजर से हम एक्वायर्ड या स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं। तो ये जो ब्रिज है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी का या हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, इसको जो कंप्लीमेंट करती है वो कंप्लीमेंट कैस्केड करता है। ये इसका एक ब्रिज है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। इसे हो इस ये जो सारा सिस्टम है ये चलता कैसे है, इसके 3 मेन पाथवेज हैं, इसमें से 2 मेजर पाथवेज हैं, एक क्लासिकल और एक अल्टरनेटिव। थर्ड वन है मैनोज लेक्टिन पाथवे, ठीक है, जो कि मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के थ्रू अमल करता है। MBL आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये थर्ड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन इसकी एब्रिविएशन है। तो सो फार वी हैव लर्नड, जैसे कोएगुलेशन सिस्टम कैस्केड होता है ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी कैस्केड होता है डिफरेंट रूट से, क्लासिकल रूट, अल्टरनेटिव रूट और MBL रूट, ठीक है। इनका काम, और जो जैसे कोएगुलेशन का काम होता है कि फिब्रिन बन जाए एंड पे और ब्लीडिंग रुक जाए, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी ये काम होता है कि हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है ताकि वो जो हमारे दुश्मन थे वो मर जाएं। और मरेंगे कैसे, किसी ना किसी मैकेनिज्म से मरेंगे ना, लाइसिस से, ऑप्सोनाइजेशन से, ट्रिगरिंग से। तो ये इसके मैकेनिज्म है। तो बेसिकली अब हुआ क्या, इस तस्वीर को जरा गौर से देखें, सारे पॉइंट्स याद नहीं करने बट जस्ट देखें। पहले हम क्लासिकल करते हैं, जब आप क्लासिकल कर लोगे तो फिर बाकी खुद ही याद हो जाएगा। क्लासिकल C1 से स्टार्ट हुआ है, C1 ने जाके एक्टिवेट किया है किसको, C2 को एक्टिवेट किया है, C2 ने जाके किसको एक्टिवेट किया है, C3 को, C3 से फाइनली C3b बन गया और C3b ने बना दिया C5, C5 ने
बना दिया C5B, और फाइनली फिर C6 C9 बन गए और हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये कॉम्प्लेक्स में जाके अटैक कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसमें होल कर दिया और पानी चला गया और फूल गया और फट गया। ठीक है, दिस इज सिंपल वे कि वो क्लासिकल जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्ट करेगा। ये C1 से शुरू हुआ है ना, और कहानी C9 तक गई है। तो वो कौन सा रूट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो C1 से स्टार्ट होकर C9 पे जा रहा है? दिस इज क्लासिकल, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन। लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी है, हम चाहते हैं यार C1 से C2 तक की कहानी खत्म करें, डायरेक्टली C3 से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो अल्टरनेटिव पाथवे है। फिर C3 से डायरेक्टली अगर कहानी शुरू होती है वो तो C3 भी बन जाएगा, फिर फाइनली वो जो है C5 बना देगा और C5B, और फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो बनाना इसने भी एंड पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये थोड़ा अर्ली थोड़ा इसने क्विकली काम किया है, C1 C2 के चक्कर में नहीं पड़ा, डायरेक्टली फ्रॉम C3 इट स्टार्ट्स इट्स सेक्शन दैट इज रिलेटिवली मोर क्विक। ठीक है, अच्छा फिर जो लेक्टिन है, ये मेम्ब्रेन जो ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, इसने क्या किया, इसने C1 लाइक कॉम्प्लेक्स के थ्रू काम किया है, और ये जो C1 लाइक कॉम्प्लेक्स था ये डायरेक्टली C4 पे जाके इसने इसको रिएक्ट एक्टिवेट किया। अब ये कैस्केड ही है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ कैस्केड, एक चीज दूसरी चीज को ओपन करती है, दूसरी तीसरी को ओपन करती है, तीसरी चौथी को ओपन करती है, और जो हर आने वाला पॉइंट है वो पिछले पॉइंट से ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, कैस्केड का यही रूल होता है। तो C4 ने जो है वो 4A बना दिया। 4A वैसे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये ऐसे होती हैं, फिर ये टूट जाती हैं, ये ऐसे बन गई और ये कैसे बन गई। जो इसका छोटा पार्ट है वो A है, जो इसका बड़ा पार्ट होता है वो B पार्ट होता है। फिर ये जो A पार्ट है ये बाकी प्रोटीन्स को कहते हैं तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो ये इन सबको अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट से निकला है। ठीक है, खैर फाइनली फॉर आवर एग्जाम जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर चलते हैं। तो इफ आई आस्क कि इनका कॉमन पाथवे कौन सा है, वो कौन सा है फिर? C3B। तो C3 सबसे स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ अगर मसला होगा तो स्ट्रॉन्ग डिजीज भी आएगी मूविंग फॉरवर्ड। तो जो क्लासिकल पाथवे है बेसिकली ये एंटीबॉडी एंटीजीन इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे उस पर C1 प्रोटीन आई, उसके स्पेसिफिक जो जो उसका स्पेसिफिक उस एंटीजन का पार्ट था FC पार्ट, वहां जाके वो एंटीबॉडी चिमट गई है और हाँ कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसने एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया C1Q को। तो दिस इज एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एंटीजन एंटीबॉडी जहां भी आएंगे तो फिर तो अडेप्टिव हो गई, क्वाइड हो गई। तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट में मैंने बोला था ना जब इननेट हम कर रहे थे कि इसकी जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लीमेंट हैं, ये आप याद रखिएगा। जबकि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसमें हमारे पास एंटीबॉडीज थे, है ना, मेमोरी सेल्स थे, राइट। तो इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसमें ज्यादातर जो पार्ट है ना वो इननेट का है, जैसे अल्टरनेटिव पाथवे इननेट इम्यूनिटी, लेक्टिन पाथवे इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, एक्सेप्ट क्लासिकल ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है बिकॉज इट इज मेकिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अच्छा अल्टरनेटिव पाथवे C3B से स्टार्ट हुआ था ना, ये स्टार्ट हुआ बिगिन C3B बाइंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन, और माइक्रोबियल जो भी पॉलीसैकेराइड्स आए थे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे, यूजुअली ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया ही होते हैं, ये एग्रीवेट कर देते हैं एंटीबॉडीज IgA को, IgG को, जो पहले से ही बनी हुई होती है ना। फिर लेक्टिन पाथवेज, लेक्टिन बाइंड करता है मैनोज एसोसिएटेड प्रोटीएज से, MASP बोलते हैं, वो फिर एक्टिवेट करता है 3 को, फिर वो 3A को, फिर B को। अच्छा जो एग्जाम में आना है वो क्या आना है वो आप देख लें। एग्जाम में आता है कि क्लासिकल कौन सा है, एडॉप्टिव, अल्टरनेटिव और लेक्टिन कौन से इम्यूनिटी का पार्ट है, इननेट। ठीक है, ये स्टार्ट C1Q से होता है, ये C3B से होता है, और ये मैनोज एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीन से। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये सबका कॉम्बिनेशन है,
जो मैंने आपको बताया कि ये लैक्टिन पाथवे है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये 20 प्रोटीन है, लिवर से आई, इनका काम है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरिसिस बैक्टीरिया को डिफरेंट मैकेनिज्म लाइसिस ऑप्सोनाइजेशन से डैमेज करना। इसको 3 तरीके हैं क्लासिकल हमने डिटेल में पढ़ा और बाकी तो अल्टरनेटिव और नैनोस लैक्टिन है। बट क्लासिकल क्योंकि लंबा भी है तो थोड़ा डिफरेंट भी है इन दोनों से ना, तो ये अडॉप्टिव का पार्ट है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ये प्रोटीन्स ही होती हैं और ये लिवर से आती हैं, कम्प्लीमेंट करती हैं इम्यून सिस्टम को, याद रहेगा आपको। और सेम जब हम कोएगुलेशन कैस्केड करेंगे तो फिर हम कम्प्लीमेंट कैस्केड दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ओके अगेन ये एक डिफरेंट पिक्चर है लेकिन वही पिक्चर है जो भी हमने की है कि अल्टरनेटिव C3 से स्टार्ट हुआ, लेक्टिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, C1 लाइक कॉम्प्लेक्स से और क्लासिकल C1 से, और एंड पे बनना क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटीन्स हैं वो C5B और 9 है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके बाद लाइसिस साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर किसी का यहाँ मसला है तो कुछ इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, अगर किसी का मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वीक है तो कुछ इन्फेक्शन यहाँ ज्यादा हो जाते हैं। किसी का अगर कॉमन पाथवे खराब है तो उसमें तो सवेयर इन्फेक्शन आएंगे ना। अच्छा, तो कम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3B का जो मेन काम है वो ऑप्सोनाइजेशन है। बहुत सारे काम लिखे हुए हैं, बहुत सारे, बट बहुत सारों में जो चीज है, जो बज़वर्ड है वो ये है कि C3B का काम है ऑप्सोनाइजेशन। C3A और C3-5A इन दोनों का मिलके काम है एनाफाइलाटॉक्सिन। ठीक है, और अगर इकलौता C5 आए तो इसका काम है कीमोटैक्सिस, और अगर ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आता है तो इसका काम है सेल लाइसिस। एग्जाम क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, C3B ऑप्सोनाइजेशन करता है, C5A कीमोटैक्सिस, और अट्रैक्टेंट है ना ये सारे, और इसके अलावा दोनों आएंगे तो फिर ये एनाफाइलाटॉक्सिन है। they increase the vascular permeability basically। और जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है MAC5B और C9, ये फाइनल उसमें होल कर देगा, सेल लाइसिस हो जाएगी एंड देन मतलब मर जाएगा वो बैक्टीरिया। ओके, तो कम्प्लीमेंट डिसऑर्डर्स भी हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है ना ये हमारे MBL और C2 है। मोस्ट सिवियर C3 आएगा। क्लासिकल पाथवे किसी का खराब है ना, ये C1 से जो स्टार्ट हुआ है, इसमें SLE और वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स जो इनकैप्सुलेटेड हैं वो ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक सवेयर और रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन एक बंदे को बार बार हो रहा है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कौन सी प्रोटीन उसकी वीक है या नहीं है, वो C3 है। हमने पहले ही पढ़ा था कि C3 सवेयर है, अगर सवेयर और रिकरेंट है तब भी ये C3 डेफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा जो कॉमन है वो C2MB है। अगर किसी का मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स खराब है लास्ट पार्ट, तो इसका मतलब है बाकी चीजें तो ठीक है ना, तो लास्ट पार्ट खराब है तो फिर गोनोरिया हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ये जो C5 C9 है ये लेस सवेयर है, लास्ट पार्ट है, तो लेस सवेयर C5 C9, मोस्ट सवेयर C3। ठीक है, C3 में रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन, और जो मैक डेफिशिएंसी है, जो फाइनल मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, वो उससे क्या होता है, उससे गोनोरिया इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। तो अर्ली कंपोनेंट फेलियर जैसे SC, जो क्लासिकल पाथवे, सिर्फ क्लासिकल पाथवे ही C1 से शुरू हुआ है ना। ठीक है, तो ये अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी में आएगा, और इससे क्या होता है SLE ज्यादा हो जाती है। और जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है जो एंड पे बना रहा है C9, अगर ये खराब हो तो फिर गोनोरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे नॉन स्पेसिफिक हैं। और क्या हो सकता है, नॉक्चरनल हीमोग्लोबिनूरिया और ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं, और फलाना ढिमकाना, डोंट डू दिस, जस्ट स्किप इट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर T सेल्स कम है तो सेप्सिस हो जाता है ड्यू टू दीज इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर B सेल्स किसी के कम है तो इनकैप्सुलेटेड, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो इनकैप्सुलेटेड हैं, ठीक है, ये ज्यादा हो जाते हैं। और B सेल्स अगर डेफिशिएंट है तो हमने क्या नहीं देनी, लाइव वैक्सीन नहीं देनी। हमने पहले डिसाइड कर लिया था ना ये कि लाइव वैक्सीन हम इम्यूनोडेफिशिएंट बंदों को नहीं देंगे, उनमें दे एक्चुअली बिहेव लाइक वायरुलेंट इन्फेक्शन। मतलब टीबी के लिए हमने लगाई है वैक्सीन, उसको हो ही जाना है टीबी। ठीक है, क्योंकि वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो डिक्रीज B सेल्स इनकैप्सुलेटेड, इसी तरह डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट में भी इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी स्पेसिफिक हमने कर भी लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के सवेयर, मोस्ट कॉमन, और अर्ली डेफिशिएंसीज और लेट डेफिशिएंसीज।
एग्जाम में यही आता है कि किसमें आपने लाइव वैक्सीन में देनी, व्हेन डिक्रीज बी सेल्स, टी सेल्स सेप्सिस, और बाकी डिक्रीज ग्रेनुलोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएं तो फिर अगेन स्टेफिलोकाकस लाइक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब लास्ट पार्ट है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएचसी। जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एमएचसी बोलते हैं, और इंसानों में इसको बोलते हैं एचएलए। ठीक है, एमएचसी इज नोन एज एचएलए इन ह्यूमंस, और ये शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम्स नंबर 6 के जो शॉर्ट आर्म है उस पे होता है। इसका नाम है सेल सरफेस मॉलिक्यूल विच प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इम्यून सिस्टम। अब जो कंप्लीमेंट सिस्टम था ना, वो प्रोटीन्स थी, सॉल्युबल प्रोटीन्स मेड बाय लिवर, एंड दे वर कंप्लीमेंटिंग द इम्यून सिस्टम। ये जो एचएलए या एमएचसी है ना, ये कंट्रोलिंग है, इट्स नॉट कंप्लीमेंटिंग इवन। तो ये तो कंट्रोलिंग है, हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल हो रहा है इससे। ठीक है, तो दो एमएचसी ह्यूमंस को हम एचएलए बोलते हैं। ह्यूमंस एचएलए कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन इज लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6 containing several genes that are critical to the immune function because it is controlling. The genes encoding MHC proteins are classified into 3 groups. वो जीन्स जो एमएचसी को कंट्रोल को क्लासिफाई करते हैं वो है 1, 2 एंड 3। हमने ज्यादातर 1 और 2 पे काम करना है, 3 ओबीजी के स्कोप में नहीं आती। तो एचएलए टाइपिंग जरूरी है क्योंकि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में वो जरूरी है इसको मैच करना। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में बड़ी जरूरी है इसका कॉन्सेप्ट होना। इसके अलावा कुछ और भी स्टडीज हैं, बट टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से हमारा मेन काम है। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के लिए तो डीएनए टेस्टिंग हो जाती है, और डीएनए टेस्टिंग भी बेसिकली इन्हीं रूट्स पे काम करती है। चलिए इस पे अब जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये HLA1 या HLA2 आप कहते हैं, तो बेसिकली हमने पढ़ा था ये अब 2 मेन टाइप्स हैं, 3 इज नॉट आवर स्कोप। तो 1 में क्या है, 1 में एक ही नंबर है ना, 1 में एक नंबर है, तो इसमें सारे वो 1 लेटर आएंगे, जैसे A एक 1 लेटर है, B एक 1 लेटर है, C एक 1 लेटर है। ठीक है, ABC, तो ये HLA1 में, ये MHC1 में आते हैं बिकॉज ये 1 लेटर। अगर मैं कोई MHC2 तो इसमें 2 लेटर्स हैं, तो इसलिए HLA-DP आ जाएगा, HLA-DQ आ जाएगा, HLA-DR आ जाएगा, HL। ठीक है, 2 में भी 2 नंबर्स हैं, तो DP, DQ, DR। जब भी HLA 2 वर्ड्स के साथ आएगा वो 2 आएगा, जो एक के साथ आएगा वो 1 में आएगा, इजी पीसी। अच्छा, बाकी चूंकि 1 के साथ मैंने बोला था ना MHC1 के साथ 8 ही आएगा, 1 into 8 इज इक्वल टू 8, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब जाके 8 बनता है। तो इसकी बाइंडिंग किस तरह होगी, CD4 सेल से। तो जो HLA2 टाइप 2 या MHC टाइप 2 है जिसमें 2 आ रहे हैं सारे लेटर्स, ये किससे बनेगा, 2 हमेशा 4 से बनेगा, CD4 से बनेगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें स्ट्रक्चर क्या है, 2 इक्वल लेंथ चेन्स होती हैं, इसमें 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट, नो वरीज, ये करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स में होता है, टाइप 2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में होता है। फंक्शन देख लें, जो MHC1 है ना, ये एंडोजेनस एंटीजेंस में काम करता है। MHC1 हमने कहाँ पढ़ा था, ह्यूमरल इम्यूनिटी में पढ़ा था ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने साथ में पढ़ा था कि साइटोटॉक्सिस जो है ना 2 सेल्स हैं, नहीं हमने सेल मेडिएटेड में पढ़ा था, साइटोटॉक्सिक 2 सेल्स ना, एंडोजेनस एंटीजेंस। ठीक है, और जो एक्सोजेनस एंटीजेंस थे वो हमने ह्यूमरल में पढ़े थे, हेल्पर टी सेल्स थे, हेल्पर टी सेल्स 2। ठीक है, 2 के साथ 4 आएगा, 2 into 4, बाकी इसको छोड़ दें। ओके, तो ये उसी टेबल की जो है ना कंटिन्यूशन है कि 1 में 1 ही है, तो इसलिए 1 लेटर HLA-A, HLA-B, HLA-C। 2 में 2 लेटर्स हैं, इसलिए 2 लेटर्स DR, DQ, DP। ठीक है, जो HLA2 है इसमें एक्सोजिनस एंटीजेंस होते हैं 2, हेल्पर 2। ठीक है, CD4। और जो MHC1 है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के साथ याद करें, तो इसमें साइटोटॉक्सिक 1 सेल्स और 1 के साथ 8 आएगा। ठीक है, MHC में C2, C4 कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स आते हैं। ओके, तो अब ये कहानी इसलिए पढ़िए ताकि हम कुछ और बातें याद कर सकें। ठीक है, वो बातें ये हैं कि प्लेसेंटा के ना 2 इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2। ठीक है, अगर हम किसी अडल्ट की बात करें या इंडिपेंडेंटली फिटेड टिश्यू की बात करें, तो उसमें जो HLA है वो भी पॉजिटिव है, HLA-B भी पॉजिटिव है, C भी पॉजिटिव है, E भी पॉजिटिव है, G भी पॉजिटिव है। ठीक है,
लाइक इसको याद करें, ECG, ECG, if all positive, this is adult, sorry G नहीं है पॉजिटिव, ठीक है, except G if all positive, this is for adult and fetal tissues, but only if ECG is positive, E पॉजिटिव, C पॉजिटिव, G पॉजिटिव, तो ये इंटरफेस 1 का पार्ट है। प्लेसेंटा के 2 इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2, ठीक है। जो इंटरफेस 1 है उसमें A नहीं है, उसमें B नहीं है, उसमें ECG है सिर्फ। 1 में आप कहें ECG है, ठीक है। 2 में क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये हर एक के लिए इनडिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए इम्प्लांटेशन हो जाएगी। अगर ये हर एक के लिए इनडिफरेंट है इंटरफेस 2, तो अब मैक्सिमम प्लेसेंटा की ग्रोथ जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, तो इंटरफेस 2 भी इम्पोर्टेंट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और ये हर जो कंट्रोलिंग इम्यून सिस्टम सेल्स हैं उनको जब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो क्या रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा ना। क्या ख्याल है, आप अपने दुश्मन को पहचानते ही नहीं तो फिर तो आप लड़ोगे भी नहीं ना, पहचानोगे तो मार्क हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, देन फिर लड़ाई हो जाएगी। तो इंटरफेस 2 किसी को भी नहीं पहचानता, किसी को भी नहीं पहचानता तो सभी इसके फ्रेंड हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि अडल्ट और फिटल टिश्यूज में HLA कौन सा नहीं है, G नहीं है, बाकी सब है। इंटरफेस 1 में क्या कुछ है, एक्स्ट्रावेलस साइटोट्रोफोब्लास्ट में ECG है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। और सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट जो इसकी आउटर लेयर है प्लेसेंटा की, इंटरफेस 2 है, ये सब के लिए इंडिफरेंट है, all are friends, ओके। अच्छा, ये बिहेवियर अच्छा भी है, जैसे हमने बात की एक्स्ट्राफिलस साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, इंटरफेस 1, तो ये नेगेटिव होती है सबके लिए, बट ये पॉजिटिव है ECG के लिए। और जो सेकंड इंटरफेस है सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, वो नेगेटिव फॉर ऑल, ठीक है, नेगेटिव फॉर ऑल, ओके। सो नेगेटिव फॉर ऑल HLA जो 1 टाइप थे उसके, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें ना, हमने कहा था जितनी भी HLA आएंगी ना अकलौती, तो वो 1 में आएंगी। MHC 1 में एक लेटर है ना, MHC 1 में एक लेटर है, तो वो सारी HLA ये जो कंट्रोलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको स्टेटमेंट, वो सारे 1 में है, ठीक है। तो 1 में ABC डबल तो नहीं है और यहाँ भी डबल नहीं है, ABC, तो बेसिकली यहाँ सारे HLA 1 के लिए नेगेटिव है, नॉट फॉर HLA 2, ठीक है, मैं ये एम्फसाइज करवा रही हूँ। तो HLA 1 में हमने किया कि तो ये सारे नेगेटिव है। HLA 1 आप इसको इस तरह ज्यूम करें, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव फॉर ऑल। फिर क्या होता है प्रीक्लेम्शिया में या मिसकैरेजेस में? मिसकैरेजेस में होता है जो HLA G है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, पुअर इम्प्लांटेशन। इसके अलावा HLA C1 जो करती है फेवर इम्प्लांटेशन को, वो इसमें कम पड़ जाती है, और HLA C2 जो इम्प्लांटेशन को खराब करती है वो इसमें ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है प्रीक्लेम्शिया में। प्रीक्लेम्शिया में HLA G डेफिशिएंट है, ठीक है, दैट इज द मेन रीजन। और जो C1 का काम है वो क्या है, वो उसने फेवर करना है इम्प्लांटेशन को, तो प्रीक्लेम्शिया में तो इम्प्लांटेशन फेवर नहीं होती, तो फिर क्या है, C2 हो जाता है इसमें, C2 प्रेजेंट, G एब्सेंट, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रीक्लेम्शिया और मिसकैरेजेस, ओके। ये इंटरफेसेस दोबारा से बताएंगे कि इंटरफेस 1 क्या होता है। ये फॉर्म्ड बाय द एक्स्ट्रावेलस साइटोट्रोफोब्लास्ट, टिश्यू इंटरफेस होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट है, जबकि इंटरफेस 2 सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट था। और ये बनता है डायरेक्टली सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड द मैटरनल सेल्स। व्हेन यू विल रीड एम्ब्रियोलॉजी तो आप देखेंगे कि जो विलाए होते हैं, प्राइमरी विलाए, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और फाइनली जब वो टर्शियरी विलाए बन जाता है उसमें डायरेक्टली ब्लड, मैटरनल ब्लड सेल फीटल ब्लड सेल के साथ ना कम्युनिकेट करता है, दरमियान में सिर्फ जो है ना सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट या एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बैरियर्स बहुत कम बारीक पड़ जाता है ताकि मैक्सिमम चीजों की ट्रांसपोर्ट हो। इसी वजह से मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होती है।
अच्छा, ओके, इंटरफेस 1-2 के बारे में बात हो गई, ये वही बातें साइटोब्लास्ट की। ये इसका रीकैप आ गया। अच्छा, ये आपके किसी एमसीक्यू बुक में लिखा हुआ है कि ये कितनी परसेंटेज होती है, द इन्वेसिव एक्स्ट्रासेलुलर साइटोब्लास्ट कम्स इनटू इंटीमेट कांटेक्ट विद द मैटरनल इम्यून सेल्स डिसिडुआ से। फिर रिजल्ट क्या होता है? टी सेल्स 10% होते हैं, मैक्रोफेजेस 20, जेनेटिक टू 10, नेचुरल किलर सेल्स ज्यादा, मतलब 70%। इट्स नॉट रिटन इन ऑक्सफोर्ड एसेंशियल, एमसीक्यू बुक से उठाया, ठीक है। बाकी रेपिटेशन ही है, प्रेगनेंसी में क्या इंटरव्यू। ओके, सो दिस इज अ रिकैप ऑफ एवरीथिंग। अब बहुत सारी बातें जो हमने पढ़ी है ना, उसका ये रिकैप है, ठीक है। यस, ओके, सो प्रेगनेंसी में हमें क्या चाहिए होता है? हेल्पर सेल्स चाहिए होते हैं ना, 2। ये क्या बनाते हैं? ये निकालते सिक्रेट करते हैं 4, 10 और 13, ठीक है। 5, 6 कम, बट 4, 10, 13 मेन है। और इससे क्या होता है? एक्टिवेट करते हैं इयोसिनोफिल, या ज्यादा हो जाती है आईजीई इम्यूनिटी। और क्या होता है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में साइटोटॉक्सिक या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या टी हेल्पर सेल्स 1, ठीक है, या सीडी जो 8 सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं। होइवर अगर ये इनका जो मेन फंक्शन है वो एक्टिवेट करना है मैक्रोफेजेस को एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। इसके बाद है कि ये जो चेंज आता है हेल्पर 1 और हेल्पर 2 में, बेसिकली ये बैलेंस क्रिएट करता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज हेल्पर सेल जो है वो हो जाते हैं ओवर एक्सपेक्ट, और जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी फर्क की वजह से जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो टेम्परेरी रिमिशन में चला जाता है। इसी की वजह से जो कुछ डिजीजेज हैं लाइक हर्पीज, मलेरिया या एसएलई वगैरह बेटर हो जाती है, ठीक है। ये सब का मैं रिकैप बता रही हूँ। अब आप आ जाए कौन कौन से एचएलएस हैं। एचएलए जी, एचएलए ई, ये अप रेगुलेटेड हो जाते हैं। अगर जी ना हो तो प्रीक्लेम्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो जी का होना जरूरी है और ई का भी होना जरूरी है। एचएलए और एचएलए बी, ये दोनों ए बी डाउन रेगुलेट हो जाएंगे। हमने बहुत सारे एचएलएस की बात की, बट हैपेंस इन प्रेगनेंसी जो जी और ई है उसको ज्यादा होना है, और जो ए और बी है उसको डाउन रेगुलेट होना है। इसी तरह हमने बात की थी कि साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी या ये जो हेल्पर सेल्स 1, ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स 1 है ये डाउन रेगुलेट होंगे, तो ये कम हो गए। और प्रेगनेंसी में ह्यूमरल ज्यादा होती है, हेल्पर सेल्स 2 ज्यादा होते हैं, तो ये आप रेगुलेट हो जाएंगे। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स में CD56 ज्यादा हो जाता है, CD16 कम हो जाता है। CD56 बेसिकली फेवर्स प्लेसेंटेशन, ठीक है। और इंटरलेक्यून्स में हमने बात की 2, 4, 10, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा से आते हैं, और ये आप रेगुलेट करते हैं हेल्पर 2 को, और इम्प्लांटेशन एक्सेप्टेंस हो जाती है। बट अगर 12 आ जाए, इंटरफेरॉन्स आ जाए और साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी ज्यादा हो जाए और साइटोटॉक्सिक हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स 1 आ जाए, तो फिर इम्प्लांटेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। ये सारी जो बातें अभी हमने की हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी की, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, और MHC1 की, MHC2 की, इसका जो मेन मैकेनिज्म था वो यही था। दिस स्लाइड, ये स्लाइड अगर आप वैसे ही रट्टा मारते तो याद ना होती, लेकिन इतनी ज्यादा तकबीर के बाद आपने इसको पढ़ा तो नाउ यू विल हैव सम सेंस कि कौन से एचएलए ज्यादा हो रहे हैं, कौन से इंटरलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, कौन से सीडी काउंट्स पे कौन से कम हो रहे हैं, कौन से ज्यादा हो रहे हैं, और कौन से कम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स के कम होने से, डेफिशिएंट होने से बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। और MHC1 और 2 में क्या करना है, जस्ट मैं क्विक रिव्यू करवा देती हूँ और फिर हमारी इम्यूनोलॉजी होगी खत्म। सो हमने स्टार्ट किया था कहानी फ्रॉम हेयर कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके 2 फॉर्म है, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड, ठीक है। ह्यूमरल मोस्टली एक्सोजेनस एंटीजन के लिए होती है, मेनली बी सेल्स होते हैं, हेल्पर 2 सेल्स होते हैं, 2 के साथ CD4 सेल्स होते हैं, ठीक है। 2 into 4 8, तो 2 के साथ हमेशा 4 होगा, और ये सीरम में होती है। सेल मेडिएटेड सेल्स में होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं इसमें, और हेल्पर सेल्स में 1 होते हैं, ठीक है। और ये अगेंस्ट एंडोजेनस एंटीजन होती है। और जो CD सेल्स होंगे वो कौन से होंगे? CD8,
तो इसके बाद हमने कहा ये 2x4 1x8 हम बात कर चुके हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट था इसमें ना कि इंटरल्यूकिन्स कौन कौन से ज्यादा है। तो इंटरल्यूकिन्स हमने सिर्फ अभी ह्यूमरल की बात करनी है ना, तो ह्यूमरल में 4, 5, 13 और 10 होते हैं, ठीक है, और ये 4 बेसिकली प्लेसेंटा से आता है विद 10। फिर हमने बात की कि बी सेल्स मेनली फ्रॉम ह्यूमरल इम्यूनिटी और टी सेल्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और फिर हमने आगे डिटेल में बात कर ली थी, तो इसलिए इनको छोड़ दें आप। फिर हमने कहा कि इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमने कहाँ पढ़ा था, प्लेसेंटा में, तो हेल्पर सेल्स 2 आ गए ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स, ठीक है। आप रेगुलेट करेंगे बी सेल HLA क्लास 2 का एक्सप्रेशन। तो ये 4 का मेन फंक्शन है। फिर हम 10 हमने पढ़ा कि 4 और 10 दोनों प्लेसेंटा से आ रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं इनके, ये इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस ऑफ 2 and 4। वो सारे जो साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी इंटरल्यूकिन्स आ रहे थे वो IL-10 ने ब्लॉक ही करने हैं ना, क्योंकि ये प्लेसेंटा से आ रहे हैं, प्लेसेंटा की प्लेसेंटेशन नहीं होगी, तो इन्होंने सारे वो इंटरल्यूकिन्स कम करने हैं जो साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी से आ रहे हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, 10 हो गया। प्लेसेंटल डेवलपमेंट में मिनिमाइज करना है हमने प्लेसेंटा की रिजेक्शन को, तो इसके लिए हमने फिर स्टोरी जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी ये वाली। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, हेल्पर साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी होती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, दोनों बैलेंस होती है। बट प्रेगनेंसी में ये बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इस शिफ्टिंग की वजह से वो इन्फेक्शन जो ह्यूमरल इम्यूनिटी की बेस पे काम करते हैं लाइक SLE, मलेरिया ज्यादा हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हर्पीज। और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू काम कर रहे थे लाइक RA, रूमेटॉइड, वो कम हो जाता है। देन वी हैव स्टडीड वेरियस अदर सेल्स, जो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट सेल्स थे वो मैं करवा चुकी हूँ, वो सारे सेल्स करने की जरूरत नहीं है। फिर इधर हमने पढ़ा था कि ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो तो इंटरल्यूकिन 1 की वजह से होगी, PCOS होगा तो इंटरल्यूकिन 6 की वजह से होगा, और ओवेरियन हाइपरटेंशन सिंड्रोम होगी तो वो VEGF की वजह से। एंड में क्विज लेना, आप याद रख लें, ठीक है। ओके बाकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो HLA MHC था वो मॉलिक्यूल्स थे, सेलुलर मॉलिक्यूल्स, दे वर कंट्रोलिंग द इम्यून सिस्टम, और जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं दे आर एक्चुअली हेल्पिंग द इम्यून सिस्टम थ्रू क्लासिकल अल्टरनेटिव एंड MBL। तो क्लासिकल जो था, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली ब्रिज है इननेट इम्यूनिटी और उसका एडॉप्टिव में, ठीक है। तो क्लासिकल एडॉप्टिव का पार्ट है अल्टरनेटिव, और MBL जो है वो इननेट का पार्ट है, ठीक है। तो बाकी फिर हमने कहा कि जैसे एडॉप्टिव का पार्ट है ये इननेट का। फिर हमने बात की ये स्टार्ट कहाँ से होता है, क्लासिकल C1Q से, अल्टरनेटिव स्टार्ट होता है C3B से, और लेक्टिन पाथवे MASP से, मैनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज से। फिर हमने बात की ये पैदा कहाँ होती है, लिवर में होती है, ठीक है। फिर हमने बात की कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और हर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो C3B का फंक्शन क्या है, ऑप्सोनाइजेशन, NF टॉक्सिन दोनों AA मिल जाएंगी, इकलौता एक 5A आएगा तो हीमोटैक्सिस है, और अगर 5B और C9 आ जाए तो ये मैक है, मैक कॉम्प्लेक्स, इसमें लाइसिस कर देनी होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट डिसऑर्डर C2MB, मोस्ट सेवियर C3, मोस्ट सेवियर रिकरेंट अगेन C3, ठीक है। मैक डेफिशिएंसी गोनोरिया, C5 C9 डेफिशिएंसी लेस सेवियर, क्योंकि एंड पे जाके ये होता है। अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी SLE, और टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज ऑब्वियसली एंड पे आ रहा है तो इसीलिए। फिर हमने कहा जो लाइव वैक्सीन नहीं देनी उनमें जिसमें बी सेल्स नहीं होते, और अगर इनमें बी सेल्स नहीं होंगे तो इनकैप्सुलेटेड वो सारे ऑर्गेनिज्म, सुडोमोनास, स्ट्रेप्टो, निमोनिया, हीमोफाइलस, ये इनसे इनमें दे विल अटैक द पर्सन। टी सेल्स कम होगा तो पेशेंट ज्यादा रिस्क है फॉर हैविंग सेप्सिस, और अगर किसी में ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है तो उसमें स्टेफिलोकोकल, नोकार्डिया, सीरेटिया लाइक या सुडोमोनास लाइक इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। और अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कम है तो फिर अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी या लेवल हम देखेंगे, बट यूजुअली इनकैप्सुलेटेड इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं।
बाकी फिर हमने एमएचसी की टाइप्स पढ़ी। एमएचसी सेल्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में। हमने 1 और 2 पढ़ा। 1 में एचएलए जो भी मॉलिक्यूल्स थे 1 लेटर के साथ थे, जो 2 लेटर्स के साथ थे वो थे BPDQDR, ठीक है। और प्रेगनेंसी में MHC2 ज्यादा होता है क्योंकि CD4 ज्यादा है, हाँ हेल्पर 2 सेल्स ज्यादा है, और MHC1 बेसिकली डाउन रेगुलेट हो जाता है क्योंकि सेल मेड इम्यूनिटी के साथ है, साइटोटॉक्सिक सेल्स 1 और CD8 सेल्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो अडल्ट और पेटल टिश्यूज हैं उसमें सब पॉजिटिव एक्सेप्ट जी नेगेटिव होता है। जो इंटरफेस 1 है उसमें ECG पॉजिटिव है और जो इंटरफेस 2 है उसमें सब नेगेटिव है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट हैपेंस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में अगर जी नहीं है ना तो फिर जी अगर होता तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो पोर इम्प्लांटेशन हो जाती है। इसके अलावा C1 का जो काम है, HLA C1 का काम वो फेवर करना है इम्प्लांटेशन को, और जो C2 का काम है वो उसका अपोजिट है। आप C1 याद कर लें, C2 वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने प्रेगनेंसी में पढ़ा इंटरफेसेस। अब लास्ट वाली स्लाइड पे डायरेक्ट आ रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, दिस वन स्लाइड। हमने कहा कि HLA G HLA E प्रेगनेंसी में ज्यादा होंगे, HLA B HLA A कम होंगे, हेल्पर सेल्स 1 या साइटोटॉक्सिक सेल्स डाउन रेगुलेट होंगे, हेल्पर सेल्स 2 अप रेगुलेटेड होंगे, नेचुरल सेल्स 56 ज्यादा होगा, और C जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इंटरलीकेंस में 2 4 10 हमें चाहिए, 12 और 3 4 ये हमें नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरफेरॉन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, बिकॉज इफ दे विल वर्क दे विल रिजेक्ट द इम्प्लांटेशन। And that's about what that is the whole story, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल पार्ट था, खैर but I tried my best एक ही तरीके से आप इसको याद करिए। So मैम यानी कि if इंटरल्यूकिन 12 और IF गामा जो है वो बढ़ेंगे तो अप रेगुलेशन होगी, इसका आगे इफ लगा लें। हाँ, इफ लगा लो, बट लगा लो, बस याद कर लो कि ट्यूमर नेक्रोसिस और ये जो इंटरफेरॉन्स हैं they are associated basically with the cell negative immunity. अच्छा, ready for quiz? Who is ready for quiz? We will try our best. कोई बात नहीं, जस्ट माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी में कौन सी जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा होती है, इनहैंस अप ह्यूमरल इम्यूनिटी। अच्छा, ह्यूमरल में कौन से हेल्पर सेल्स होते हैं, ठीक है मैम 2 हेल्पर 2 होते हैं। और CD सेल्स कौन से होते हैं? 4। ओके ग्रेट। ओके, तो इसके अलावा HLA में बताएं कौन सी HLA या मॉलिक्यूल जो है प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, A B या GE? मैम GB होंगे, GE जो डबल वाले होंगे, ठीक है। और शुरू में AB है वो डाउन रेगुलेट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं प्रेगनेंसी में CD56 जो है वो आप चाहते हैं पॉजिटिव होना, या CD58 चाहते हैं, या CD59 चाहते हैं? व्हाट CD सेल आप यू वांट? नेचुरल किलर सेल्स की टाइप है, तो कौन सा प्रेगनेंसी में आप चाहते हैं जो अच्छी होने देगा प्लेसेंटेशन? Which CD56 helps or CD66 helps or CD76? मैम याद नहीं आ रहा। 56, ठीक है। अच्छा, इंटरल्यूकिन 2 4 10 इनका मेन फंक्शन क्या है? इम्प्लांटेशन, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन? मैम ये तो इम्प्लांटेशन रिजेक्शन है। एक्सेप्टेंस करेंगे। एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसके अलावा 3 12 इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये इम्प्लांटेशन रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्टेंस में रोल अदा करेंगे? मैम रिजेक्ट करेंगे इंटरफेरॉन। ओके, HLA 2 प्रेगनेंसी में अच्छी होती है या HLA
1 अच्छी होती है? मैम 2 अच्छी होती है। 2 अच्छी होती है। इंटरफेस 2 किस HLA के लिए पॉजिटिव होती है? कोई भी नहीं, नन। अच्छा, जो फीटल या अडल्ट टिश्यूज हैं वो किस HLA के लिए नेगेटिव होते हैं? जी। मैम जी के लिए। ओके। जो इंटरफेस 1 है वो किस HLA के लिए पॉजिटिव होती है? ECG। मैम यानी CE। ECG के साथ मैं पॉजिटिव? सारे के लिए होती है, जी के लिए नहीं होती। नहीं नहीं, इंटरफेस सिर्फ ECG पॉजिटिव। नहीं, ECG के लिए। हाँ, ECG हो। ओके। अच्छा, मुझे बताएं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कितनी होती हैं? 20। मैम 20। कहाँ से 20 आती है? आती कहाँ से है? लिवर। 20 लिवर 20। कौन किस तरह एक्टिवेट लिवर होती है? लिवर से आती इसका जो कितने पाथवेज हैं एक्टिवेशन के? है। 3 पाथवे। क्लासिकल है, ऑल्टरनेटिव है और लेक्टिन। वो कौन सा पाथवे है जो C1Q से ट्रिगर होता है? क्लासिकल। क्लासिकल मैम। वो कौन सा पाथवे है जो डायरेक्टली MASP लाइक प्रोटीएज से हो जाता है? मैक एक्टिवेट है मैम। लैक्टिन पाथवे। वो कौन सा पाथवे है जो C3 से एक्टिवेट होता है डायरेक्टली? ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव। वो कौन सी डेफिशिएंसी है इन प्रोटीन्स में से जो सवेयर है? C3। ओके। जो लेस सवेयर है, लीस्ट सवेयर है? C3B। C5B C9 मैक कॉम्प्लेक्स। गोनोरिया किसकी वजह से होता है? C3 क्या था? गोनोरिया किस कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी? मैक ही बोल दिया। ओके ओके। SLA की कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के एब्सेंट होने की वजह से होता है? CD। अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज मतलब C1 2 3 4। ठीक है, चले। ओके, मुझे बताएं आपने लाइव वैक्सीन कब नहीं देनी? डिक्रीज T सेल में, डिक्रीज B सेल में? सेप्सिस का रिस्क कब होता है? डिक्रीज B सेल्स में या डिक्रीज T सेल्स में? T सेल्स में। ओके, तुम लोगों को तो आता है भाई। अब लास्ट वन, अगर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3B एब्सेंट हो, नहीं वो तो मैंने बता दिया, नहीं इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है C3B का? ऑप्सोनाइजेशन। और C5A का? C5A का मैम वो साइट कीमोटैक्सिस होता है अकेला। एक्सीलेंट। और ये दोनों एट्रैक्टेंस आ जाए 3A और 3A। एनाफाइलेक्टिक। बस तुम लोगों की शाबाश हो गई है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। गंदा सब्जेक्ट था, खैर हो गया। चलो, जस्ट रीड द कार्ड्स, ई नोट्स पढ़ लीजिएगा जस्ट एक मिनट दफा, और बाकी जो मैम सिर्फ मैं एक बात पूछ रही थी कि ये जो मास्ट सेल हैं कंपैरेटिवली इंक्रीज नहीं होंगे ना? किसमें? मास्ट सेल बेसिकली तभी आएंगे ना जब एक्सोजेनस आएगा कोई भी काम, तो ये ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपने कहना प्रेगनेंसी में क्या ज्यादा होगा तो हिमरल ज्यादा होगा, तो फिर तो ये ज्यादा हो जाएगा। ट्रिगर आना चाहिए फिर ज्यादा होगा, वैसे बैठे बैठाए कोई नहीं कुछ नहीं होता। चले, ओके, थैंक यू मैम।